जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी। जी हाँ, इसमें हम जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है उसके 15 क्वेश्चन को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से हम 15 क्वेश्चंस का अब हम लगातार प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हालांकि स्टार्टिंग के कुछ सेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए लेकर के आऊं, ताकि जो दोनों लर्नर्स हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं चाहे हिंदी मीडियम से, वो आपके लिए ईजी हो। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन को पूरे डिटेल से स्टडी करते हुए हम एक एक चीज़ों को आगे बढ़ते हुए सारे टॉपिक को समझते हुए क्लियरली आगे बढ़ेंगे। बट उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको ध्यान से प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो पूछा है कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। अब यहाँ किस विकास की बात कर रहा है, तो देखिए विकास दैट मीन्स जो चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसका जो डेवलपमेंट होता है तो वो डेवलपमेंट किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, उसके डेवलपमेंट के कौन कौन से आपके एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो देखिए अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में हमारे पास बहुत सारे एरिया हैं जिसको कि हमने PCSC से याद किया हुआ है। PCSC क्या है? फिज़िकल, जो आपका शारीरिक है, C से आपका कॉग्निटिव, S से आपका सोशल और E से आपका इमोशनल। ये मेजर हैं। इसके अलावा भी लैंग्वेज एरिया है और भी कई एरिया होते हैं। अब देखिए इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने PCSC पढ़ा है, बट आप देखेंगे इस ऑप्शन में आपको चारों में PCSC कहीं देखने को नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपको एज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाना होता है और तकरीबन 10% ऐसे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला है गामक, मतलब जो मोटर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं वो। मनोवैज्ञानिक, तो साइकोलॉजिकल तो कोई एरिया नहीं है बच्चे का। संवेगात्मक, इमोशनल है और सामाजिक, और ये भी है, ये भी सही बात है। ठीक, इसके साथ सेकंड आपको दिया है शारीरिक। पहले आप चारों ऑप्शन को देख के अपने से एक बार टिक लगा लीजिए, उसके बाद मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगी। इसके बाद है शारीरिक, जो आपका फिजिकल है। संज्ञानात्मक, जो संज्ञान से संबंधित है। आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल है, और संवेगात्मक। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपके पास है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। उसी तरह फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब पहले इसमें से आप इसको देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट है। इसमें देखिए शारीरिक, फिजिकल भी आ रहा है, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव भी आ रहा है, सामाजिक भी आ रहा है और गामक। ठीक है, तो वहाँ पे इमोशनल की जगह इसमें गामक को रखा है, जो कि ये भी आपका सही है, ये भी एरिया ऑफ डेवलपमेंट में आता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, वो डायरेक्शन के साथ होता है। तो डायरेक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022-23 के पेपर में भी आया हुआ था। तो बहुत ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब यहाँ पे दे भी दिया है कि किसकी बात कर रहा है, ये सिर से पैरों की ओर। तो जब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट आपका क्या है, डायरेक्शन के साथ एसोसिएट है। किसके साथ एसोसिएटेड है? डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो उस डायरेक्शन में हमने 2 पार्ट में पढ़ा था। एक आपका था सिफ्लोकैडुअल, जिसको हम सिरोध पदोमुखी कहते हैं या मस्तकाधोमुखी, और दूसरा निकट दूर। ठीक, सिर से पैर वाला क्या कहता है आपका, जो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बच्चे का विकास पहले सिर का होता है, उसके बाद उसके पैरों का विकास होता है। ठीक, और सेकंड जो आपका है निकट दूर, वो ये जो सेकंड दिया है निकट दूरस्थ सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये क्या कहता है कि पहले सेंटर
पार्ट का डेवलपमेंट होता है, जैसे उसके हार्ट का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद पेरीफेरी में जाता है, सेंटर टू पेरीफेरी जाता है, ठीक है, जनरल टू फाइन जाता है, ये सब इसी के लिए, जनरल टू फाइन, सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक, ग्रॉस टू फाइन, अगर ऐसी चीज़ें कहें तो ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल के लिए होगा, जबकि सेफ्लोकैडवल के लिए या फिर शीर्षगामी सिद्धांत के लिए क्या होगा आपका कि पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद पैरों का विकास होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है, सिर से पैरों की ओर तो शीर्षगामी, और अगर यही कह दे कि आपके हार्ट से जो है वो हाथों की तरफ जा रहा है तो ये आपका निकट दूरस्थ हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राघव जब शिशु था उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। अब एक बच्चे की बात कर रहा है जिसका नाम है राघव। जब वो छोटा था तो उसके माता पिता के स्नेह से उसको वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बेहद संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी। मतलब चाइल्डहुड फेज़ में ही बच्चे को क्या थी, प्रॉब्लम थी क्या कि उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया। अगर एरिक्सन की थियरी आपने पढ़ी है तब भी आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि भाई जैसे स्टार्टिंग के एजेस का इफ़ेक्ट आगे के स्टेज में हमें देखने को मिलता है। पर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे के स्टेज में उसको टीचर अच्छे मिले जो उसके साथ मतलब अच्छा जिनका संबंध था, उसके बाद भी राघव के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन में अब मुद्दा देगा और आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन को जैसे मैं रीड कर रही हूँ, जिस हिसाब से समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो तरीका इसलिए है ताकि आप भी जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपके साथ कोई टीचर नहीं जाएगा, वहाँ पे समझने वाले आप होते हैं। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके से जब टीचर पढ़ता है तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा क्वेश्चन में तो ये पूछा, हम तुरंत आंसर बता देते हैं। बट द वे यू आर रीडिंग योर क्वेश्चन, वही आपके क्वेश्चन को 70% सॉल्व करता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कभी कभी कुछ बच्चे क्वेश्चन को ही क्लियरली नहीं पढ़ पाते हैं तो आंसर कहाँ से आप सही करेंगे। तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन को स्प्लिट कर करके पढ़ने का, तोड़ करके उसको समझ करके, तो वो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और जब आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, मतलब आपने काफ़ी सारे टेस्ट को लगा लिया, तो उसके बाद आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, फिर आप भी बहुत ईजिली तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा जिसको हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का कॉन्फ्लिक्ट आपने पढ़े होंगे, कुछ फेमस कॉन्फ्लिक्ट हैं। आरंभिक और परवर्ती अनुभव मुद्दा, मतलब कि जो प्रायर एक्सपीरियंस और जो पोस्ट एक्सपीरियंस है। प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा, नेचर और नर्चर कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा आपने, एक रूपता और वैयक्तिकता का मुद्दा। तो अब इसमें हमसे पूछा है कि भाई ये कौन सा मुद्दा है, तो अब आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि अगर क्या बचपन में अगर राघव को माता पिता का स्नेह मिला होता तो क्या उसको दिक्कत होती, किसी के ऊपर बिलीव करने में, ट्रस्ट करने में नहीं होती। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये मुद्दा किस चीज़ के लिए ऊपर आ रहा है, नेचर वर्सेस नर्चर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब प्रकृति एवं पालन पोषण के मुद्दे के ऊपर ये रह रही है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचार से, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब कि ऐसा प्ले जो बच्चों को दूसरे के विचार, विश्वास, मतलब अगर हम खेल रहे हैं साथ में तो कोई ऐसा गेम जो कि मैं सामने वाले के विचारों को समझ पा रही हूँ, भावनाओं को समझ पा रही हूँ, विचारों को समझ पा रही हूँ, तो वो उसमें मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं सामने वाले के भी पॉइंट ऑफ व्यू को सुनूँ, समझूँ। कल्पनाशील वाला खेल, समांतर खेल, एकांकी खेल या स्वतंत्र एवं एकांकी खेल। तो अब ये देखिए, अगर आप एकांकी खेल खेलते हैं, मतलब एकांकी मतलब क्या होता है, अकेला, तो क्या हम अकेले खेलेंगे तो दूसरे को समझ पाएंगे, तो ये तो पहले ऑप्शन ऐसा दे दिया, कट गया। स्वतंत्र खेलेंगे तो भी नहीं होगा। समानांतर, एक तरफ वो खेल रहा है एक तरफ हम खेल रहे हैं, तो भाई कैसे समझेंगे, ये इसमें भी तो नहीं समझ पाएंगे। तो कल्पनाशीलता वाला खेल, कि जब हम इमेजिनेशन करेंगे, छोटे बच्चे ना कि ये तुम्हारी गुड़िया है, ये मेरी गुड़िया है, इस प्रकार से खेलेंगे, अच्छा देखो इसको ऐसा हो रहा है, तो जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं कि अच्छा ऐसी चीज़ें हैं, तब तो हम दूसरे को समझ पाते हैं। तो इसका सही आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर 1, कल्पनाशीलता वाला खेल।
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा है आपने तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप कोहलबर्ग की और कुछ बेसिक जो थियरीज़ हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं उनको भी आप देख सकते हैं। अब चूँकि सीटेट का पेपर जो है आपका पता है आपको कि अब 2 बार होने वाला है, जुलाई में भी होगा और आपका दिसंबर में भी। तो बिल्कुल ये नहीं कि जब पेपर का डेट आ जाए तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, पहले से ही 1-2 घंटे अगर आप देते हैं तो निश्चित ही आपका बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। तो अभी से जो है प्रैक्टिस, कम से कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थियरी अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है भूल जाएंगे, बट अगर आपने पहले एक आध बार पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर थियरी को देख करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपके जो है रिवीजन उसमें रहेगा। ठीक, तो कोहलबर्ग की थियरी का क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए। इन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं ना, सबके लिए नियम जो है कैसे होने चाहिए भाई, एक समान लागू किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वो इसका क्या करें, पालन करें। ठीक, कि अब ये तो है, लेकिन उसमें क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये भी चाहिए कि जो नियम कानून उनके लिए बनाए जा रहे हैं वो उसका पालन भी करें। तो देखिए इसमें क्या कौन सा ऑप्शन दिया है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन जो आपका पनिशमेंट और ओबीडियंस वाला है, और ये गुड बॉय नाइस गर्ल है, दंड और आज्ञा पालन। ठीक, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यंत्रीय प्रयोजन उन्मुखीकरण, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण, तो सोशल ऑर्डर। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, तो जो सही ऑप्शन आपका इसमें होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण, क्योंकि इसमें जो आपका सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है कि वो सबकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। अब ध्यान से समझिए क्या कह रही है कि अपने लंबे एवं कम चौड़े, लंबा है किंतु कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को क्या करती है, चिढ़ाती है कि उसने उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते समय एक चीज़ जो आपको सबसे बेसिक याद रखनी है वो ये याद रखनी है क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में है। आप देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए तो यहाँ पे चिढ़ाता कौन है, सारा अपनी बहन को चिढ़ाती, दैट मीन्स सारा छोटी है, तो आप इससे क्वेश्चन में पहले समझ लीजिए। ठीक, और जबकि जो उसकी बड़ी बहन है वो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती। और आपसे प्रश्न में भी किसके बारे में पूछा है, सारा के बारे में, कि सारा क्या प्रदर्शित कर रही है। तो केंद्रीकरण कर रही है, जीववाद, क्रमबद्धता या वर्ग समावेशन। तो आपको पता है जीववाद का मतलब क्या होता है, एनिमिज्म। जीववाद का मतलब क्या होता है, एनिमिज्म, मतलब निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का जो है ज्ञान देना। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। क्रमबद्धता मतलब उसको सीरियल में ऑर्डर में दिखाना, ऐसी भी बात नहीं हो रही है। वर्ग समावेशन, क्या सीरिएशन की बात हो रही है, क्लास इंक्लूजन की बात हो रही है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रेशन, सारा के अंदर अभी कौन सा गुण है भाई, सेंट्रेशन का गुण है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो है साइज़ जो है उसको ये नहीं पता है कि अगर लंबी ग्लास है और कम चौड़ी और एक चौड़ी ग्लास है तो दोनों में जो है क्वांटिटी जो आएगी वो क्या आएगी, ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी। तो इसीलिए सारा जो है क्या कर रही है, चिढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अभी भी सेंट्रेशन का गुण है। क्या है, सेंट्रेशन का गुण है। ये क्वेश्चन है आपके प्याजे की थियरी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्याजे से है। प्याजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रतीक दैट मीन्स कि जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। फलतः
तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। मतलब कि वो सिंबल्स का यूज़ तो करते हैं किंतु उनके अंदर ना जो लॉजिकल मेंटल एबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो डेवलप होती है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। तो अब इनके 4 स्टेजेस हैं, आप सबको पता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक, उत्तर संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतीकों का इस्तेमाल कर पा रहा है, लेकिन तार्किक जो है वो अभी उसके अंदर काफ़ी कम है, वो धीरे धीरे उसके अंदर अभी आ रही है। तो ये जो है कौन सी अवस्था होगी? पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो आपके 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। प्री इंट्यूटिव वाला जो स्टेज होता है जिसमें सिंबल्स का यूज़ वो करते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए जूझता है। कैसे, क्या एवं क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। तो क्वेश्चन देखिए किससे, सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन है आपका वाइगोस्की से। वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चा है अमन जो कि अपने पहेली के टुकड़ों को लगाने की कोशिश कर रहा है किंतु कर नहीं पा रहा है वो सॉल्व उसको, तो माँ उसकी थोड़ी बहुत मदद कर रही हैं। तो जो ये सीख रहा है इसको क्या कहेंगे? बच्चे को दिशाहीन करेंगी, उसे आक्रामक बना देंगी, अधिगम के लिए स्कैप फोल्डिंग का काम करेंगी या सीखने में मदद नहीं करेंगी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसे हम ही अगर कोई चीज़ भूल जाए, टीचर मदद कर देते हैं या पेरेंट्स मदद कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है काम करती है दिशा देने का। तो सबसे पहली चीज़ जहाँ जहाँ निगेटिव है उसको हटा दीजिए, दिशाहीन कर देगी, आक्रामकता कर देगी, मदद नहीं करेगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो एक ही बचता है, अधिगम के लिए स्कैप फोल्डिंग का काम करेंगी। और आपको पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं वाइगोस्की की थियरी की, तो इन्होंने वाइगोस्की ने जो है कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि एक आपका है स्कैप फोल्डिंग। क्या है? स्कैप फोल्डिंग, जिसको हम मचान या पाड़ भी कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपका टेम्परोरी हेल्प आप जो देते हैं लर्नर को वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या है कि कोई भी वो व्यक्ति जो आपसे उस स्पेसिफिक क्षेत्र में, विशिष्ट क्षेत्र में आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता है। अब वो कंप्यूटर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, ठीक। और इसके साथ एक और आपका टर्म है जो वाइगोस्की का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम ZPD कहते हैं। ZPD क्या होता है भाई? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। निकट विकास का क्षेत्र, कि जहाँ तक उसको हेल्प देने के बाद बच्चे की जो है कि वो वहीं तक पहुँच सकता है, दैट इज़ द ZPD। ZPD आप कह सकते हैं कि डिफरेंस भी होता है, कि किस चीज़ का डिफरेंस होता है। एक तो बच्चा जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी ZPD को हम कहते हैं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि जो पूरी मैं एनालिसिस आपको करके बता रही हूँ, ताकि क्वेश्चन में किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी, और इसके साथ ही जो तरीका है कि क्वेश्चन को कैसे हमको पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ पहले यही हमको सीखनी होती है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना, उसको रीड आउट कैसे करना, उसको समझने की कोशिश करिए। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आ गया कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है, ठीक है। जो सहायक खोज है वो किस चीज़ में हेल्प करेगी? संज्ञानात्मक द्वंद्व, आपका कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट में, सहपाठी सहयोग, पीयर हेल्प में, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साहचर्य में, या फिर पुनर्बलन में। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं सहायक खोज की, तो मतलब साथ में खोजा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सहायक खोज में कौन हमारी मदद करेगा? तो सहपाठी सहयोग जो है, दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर अगर हम किसी चीज़ को डिबेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वही सहपाठी सहयोग है जो हमको बता रहा है, हम उसको बता रहे हैं किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, वो हमको बता रहा है। तो इसमें ये क्या है? सहायक होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है हार्वर्ड गार्डनर। अब यहाँ पे देखिए जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है गार्डनर की, उस थियरी से क्वेश्चन है
कि गार्डनर के बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो आपको पता है कि अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के, तो एज़ पर NCERT 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिया गया है, जिसमें अलग अलग टाइप्स हैं। अब उसमें कह रहा है कि दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड हमारे चारों तरफ है जिसको हम देख पा रहे हैं, उसको सही तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए, फील करने के लिए, और अपने जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपीरियंस है उसमें चेंज लाने की जो योग्यता है, उसके लिए इसमें से किसका वर्णन किया गया है? शारीरिक गतिबोधक विज्ञान बुद्धि का, स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय, तो गणित का तो लेना देना भी है नहीं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। जो आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि है वो क्या है? आपके सेल्फ से रिलेटेड है कि आप अपने अंदर दूसरे के प्रॉब्लम्स कैसे समझ पा रहे हैं, सिंपैथेटिक की जगह एम्पैथी यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, इस तरह की चीज़ों से इसका संबंध होता है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेतल घर से गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में वह प्रवीण है। जो है हेतल जो है एक बच्ची, वो गुजराती बोल रही है और इसको लिखने में और पढ़ने में बहुत ही दक्ष है। उसे विद्यालय के अनुदेशन का माध्यम हिंदी है, किंतु जब वो स्कूल में जाती है तो वहाँ पे भाई हिंदी पढ़ाई जा रही है। यह भाषा वह नहीं जानती है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि बच्ची को गुजराती आ रही है, वो लिखना जान रही है, किंतु विद्यालय में तो उसको हिंदी पढ़ाई जाएगी जो वो बिल्कुल भी नहीं जानती। तो अब क्या करेगी हेतल? हेतल को कुछ नहीं करना है, विद्यालय को क्या चेंज करना है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए विद्यालय वालों को। तो भाई ये तो सरासर गलत बात है कि वो अपनी लैंग्वेज क्यों छोड़े, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो ये थोड़ी ठीक बात है कि बहुभाषावाद, जो मल्टीलिंगुअलिज्म हम कहते हैं, उसमें जो है बच्चों को भी कहें कि भाई अगर कोई दूसरा लैंग्वेज भी है तो उसको आप पहली चीज़ एक्सेप्ट करिए और उसकी रिस्पेक्ट करिए। अध्यापकों को विद्यार्थी हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर से सीखा है उसे भूल जाए। काहे भूल जाए भाई? तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, उसको भूलने के लिए भी हमको नहीं कहना है। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिस अनुदेशन का माध्यम अंग्रेजी है। नहीं तो हम उसको अलग क्यों करेंगे? हम उसको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे, हम उसको हिंदी बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे, किंतु विद्यालय को ये चेंज भी बिल्कुल नहीं करना है कि उसको बाकी से अलग कर दे। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे है ये मल्टीलिंगुअलिज्म वाला ही है कि बच्चों को ही सिखाएंगे, और इससे क्या होगा कि दूसरे बच्चों के भी ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। वो अपने कुछ लैंग्वेजेस को बताएगी, गुजराती में देखो ऐसे बोलते हैं, बच्चे अपने हिंदी का कुछ करेंगे, ट्रांसफ़र होगा इससे, तो उनकी भी जो है जो कॉन्टेक्स्ट है वो रिच होगा और क्लास जो है वो आपकी डाइवर्स क्लास बनेगी, जो कि एक टीचर के लिए भी एसेट है और स्कूल के लिए भी एक एसेट के रूप में काम करेगी। अब देखिए, अब जेंडर पूछा है कि व्हाट इज़ जेंडर, जेंडर क्या है? अब कुछ ऑप्शन आपसे दे दिया। तो देखिए भाई, सबसे पहला है कि जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बेसिक जो है वो ये है कि हिंदी में तो दोनों को लिंग कहते हैं, तो सही है कि इन लोगों ने हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही टर्म दिया है। एक है जेंडर और एक होता है सेक्स। डिफरेंस क्या है कि जब हम बात करते हैं सेक्स के बारे में, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। क्या होता है भाई? ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब जैविक संरचना होती है। इस पर ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि नहीं ऐसे कर दो तो लड़का हो गया लड़की हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जैविक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है, लड़का या लड़की का होना। बट व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर इज़ नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड, ये आपको मिलता नहीं है। दिस इज़ मेड बाय द सोसाइटी। तो ये क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? एक सोसाइटी द्वारा किया जाने वाला काम है जेंडर। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक। तो जेंडर जैसे हम कहते हैं ना कि लड़की घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, ऐसा वैसा काम करेगी। तो ये किसने बताया कि लड़की घर का ही काम करेगी या लड़के बाहर का ही काम करेंगे? सोसाइटी ने ही तो बताया। तो दैट इज़ जेंडर, ठीक।
जन्म के समय निर्धारित होता है तो जी नहीं, जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है। अगर वो जन्म के समय निर्धारित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेक्स। तो ये तो गलत हो गया। आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये अनुवांशिकी दैट मीन्स कि आपका हेरिडिटी फैक्टर द्वारा पहले से निर्धारित होगा, तब तो ये जेंडर हुआ ही नहीं, ये तब तो आपका सेक्स की बात ही कर रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत। सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, तो ये थोड़ा ठीक है। एक जन्मजात गुण है, तो भाई जेंडर जन्मजात गुण नहीं होता। बचपन से पैदा होते ही लड़की घर का काम करना नहीं जानती, उसको सिखाया जाता है, उसको बनाया जाता है उसके लिए। तो बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर 3 कि ये सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, कि जो स्ट्रक्चर सोसाइटी का बना हुआ है उसमें इस प्रकार से चीज़ें डाल दी जाती हैं कि तुमको यही काम करना है, तुमको ऐसे ही करना है, तुमको ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही हंसना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दिस इज़ जेंडर। तो जेंडर से हमेशा याद रखिएगा, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट वाइल सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ यहाँ पे एक एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, जो तर्क और दावा और तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो दावा होता है, जैसे मैंने कोई बात को कही, उस बात को कहने के लिए फिर मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। होता क्या है ना कि हम क्वेश्चन के उसको समझते नहीं हैं, हमें लगता है कि कुछ भी कह रहा है, और इस वजह से बहुत क्वेश्चन हम गलत करते हैं। और जो रिसेंट ईयर के पेपर देखे गए हैं सीबीटी मोड में, आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी देखे गए हैं, उनमें एजर्शन और रीज़न, जो ये दावा और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत देखे गए हैं। और एजर्शन और रीज़न में मतलब इसका क्या होता है वो समझिए, कि यहाँ जो आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, इसी स्टेटमेंट से संबंधित आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है, उसका सल्यूशन या उसके पीछे का रीज़न दिया जाता है कि ऐसा क्यों है। अगर वो रीज़न सही दिया है तब तो दोनों आपके सही होंगे, तब आप कहेंगे दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। अगर ये दोनों सही हैं किंतु इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, कि ये तो पूरब में जा रहा है, ये पश्चिम में जा रहा है, दैट मीन्स सही तो दोनों है किंतु वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अब उसके बाद आपको तथ्यों का जानकारी भी होनी चाहिए कि दोनों सही लिखा है कि नहीं। अब अगर मैंने इसमें मान लीजिए कि मैंने ऊपर कोई दावा लिया और उसमें लिख दिया कि जेंडर जो है एक जैविक संरचना है, ठीक, और नीचे मैंने कुछ उसके बारे में लिख दिया कि जो है सामाजिक इस प्रकार से बनता है, होता है। तो अब भाई जेंडर आपका क्या, जो आपका जेंडर है वो क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। अगर मैंने उसकी जगह लिख दिया कि जेंडर एक क्या है, आपका जैविक संरचना है, तो वो जैविक तो है नहीं, तो ये आपको तथ्य पता होना चाहिए कि वो जैविक नहीं है, किंतु यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके नीचे रीज़न भी दिया हुआ है। तो आप बताएंगे कि ए आपका जो है, जो आपने एजर्शन दिया है वो ही गलत है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आइए देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बहुत सही है कि जो असेसमेंट और जो इवैल्यूएशन होता है उसमें टीचर को भाई वेरियस मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, अच्छी बात है। मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों का शेष कक्षा से पृथक करना है। तो भाई सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तो आपका रीज़न ही इसने बिल्कुल गलत दिया है। पहला वाला सही है किंतु दूसरा वाला क्या है, पूरी तरीके से इसने गलत कर दिया है, ठीक। अब रीज़न गया बाद में, अब इसने रीज़न ही गलत नहीं दिया है, स्टेटमेंट ही गलत दिया है, तो ये मत कहिएगा। अब देखिए ऑप्शन पे आइए, ध्यान से समझिए। इसीलिए गलत करते हैं क्योंकि कभी भी बच्चे ने ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में क्वेश्चन होता क्या है, उसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको ये बताया है, चूँकि ये हमारा जो है पहला है जिसमें हम 15 क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसलिए मैं आपको एकदम डिटेल में बता रही हूँ कि क्वेश्चन अगर एजर्शन रीज़न का आता है तो उसको कैसे टैकल करना, तो उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पूर्णतः जो स्टेटमेंट दिया गया है रीज़न, वो रीज़न ही गलत है। इसलिए नहीं क्योंकि वो रीज़न ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए नहीं, बल्कि ये पूरा के पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। तो अब देखिए ऑप्शन में अगर ए और आर दोनों सही हैं तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि दोनों तो सही है नहीं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है आपका। ए सही है किंतु आर गलत है। ये तीसरा एकदम सही है कि ए सही है और आर आपका क्या है, गलत है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है। अब यहाँ तो इन्होंने भाई
अंडरलाइन किया हुआ है नहीं, किंतु जब वहाँ आप ऑनलाइन मोड में बैठे होंगे तो आपको कोई अंडरलाइन नहीं दिखेगा और उस टाइम पे ऐसा भी होगा कि शायद ये नहीं कुछ समय के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाए। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, अपने आँखों की रेटिना को बहुत ध्यान से देखिए कि नहीं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, और जैसे ही नहीं दिख जाता है ना तो वहाँ पे आँखों को खूब अच्छे से खोल लीजिए। ठीक, तो प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जिसका कॉन्सेप्ट देने वाले का नाम आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन हैं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन हैं। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, बच्चों की सक्रिय सहभागिता। तो भाई प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कक्षा तो सक्रियता तो होगी ही होगी, सहभागिता तो होगी ही होगी, किंतु नहीं पूछा है तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। लचीला समूह रचना, तो ये भी सही है कि भाई फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए। सक्रिय अध्यापक, तो भाई टीचर तो एक्टिव चाहिए ही चाहिए, कि जब टीचर ही इनएक्टिव होगा तो बच्चे क्या एक्टिव होंगे, किंतु ऑप्शन ये भी नहीं होगा कि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है। दंड और पुरस्कार पर ध्यान, तो भाई ये गलत है क्योंकि दंड और पुरस्कार पर ध्यान तो हमें कभी देना ही नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर उस पर ध्यान देंगे तो हम लर्निंग क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नॉट पूछा है। ठीक, और इसका आंसर कमेंट करके बताइए प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है उसको देने का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम बहुत ही फेमस है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ज़रूर जानना चाहिए, ज़रूर नहीं पता है तो गूगल से जाकर सर्च करके खुद भी जानिए, उसको कमेंट में भी बताइए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आपको ही देना है कमेंट में। जब मैं नेक्स्ट कराऊंगी तो उसमें मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए, अब राशि देखिए कौन है, हो सकता है टीचर हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बच्चों की अवधारणा, तो बच्चों की अवधारणा को समझेंगी तो टीचर ही लग रही हैं ये अभी। समझ का आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। ठीक, अब उसने ये जानने के लिए कि बच्चे ने कैसा सीखा, उसके जो है समझ का, अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए कहा कि आप अधिक से अधिक जो है प्रश्न बनाइए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम, अब जो ये टीचिंग लर्निंग उन्होंने कराई है उसका ये जो उपागम है ये क्या है। बाल केंद्रित है, दैट मीन्स कि चाइल्ड सेंटर्ड है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है। उपदेशनात्मक है, ठीक, मतलब उस उपदेश के साथ है, इसके साथ ही कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। तो बहुत ही ईजी इसका आंसर है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाल केंद्रित, 1 2 3 4 जो भी आपको सही लग रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उस ऑप्शन के साथ जो है आप इसको कमेंट करके ज़रूर लिखें। इसके साथ ही अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रह गया हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को CDP के देखेंगे। इसके साथ ही लगातार जब तक आपकी एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है हम इसको लगातार जो है कोशिश करेंगे और बीच बीच में थियरी का भी जो पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैथ्स के भी कुछ हमने क्वेश्चन को कराए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आया हुआ था। तो CDP का जो पोर्शन है ना, आप उसको मेरे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में, जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के साथ ही आपको जो दिखता है प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप वहाँ पे सीटेट CDP और इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस भी देखना चाहते हैं जो इस बार 2022-23 में न्यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखे होंगे EVS वाले सेक्शन में नए पूछे गए जो कि मैप से संबंधित है। तो मैंने मैप के ऊपर न्यू क्लासेस में कराया हुआ है, उसको आप देख करके मैप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत चांस है कि जो मैप की क्लासेस है ना, मैप से EVS में क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलेगा। वो पुराना जो पैटर्न था ना उसको ये लोग कहीं ना कहीं साइड कर रहे हैं। तो प्रिपेयर रहिए इसके लिए भी, इसके साथ ही CDP को एकदम एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग किए रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो अभी तक देखा है, थोड़ा टाइम है तो लाइक भी ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।